चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन आपका ऑप्टिक्स का वीडियो लेक्चर 10 है ना। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पहले बता दिया था, रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन हमने बता दिया था कि रिफ्रैक्शन क्या है, कि इफ़ लाइट रे, है ना, फॉल ऑन द boundary of two medium and goes to other medium, then this phenomena of light is known as refraction, है ना। जब आपका लाइट रे बाउंड्री ऑफ टू मीडियम के बाउंड्री पे यदि फॉल करता है और दूसरे मीडियम में आपका चला जाता है तो ये फिनोमिना आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग रिफ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, म्यू, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड फॉर ए मीडियम, इट इज़ डिफाइंड फॉर ए मीडियम, ये किसके लिए आपका डिफाइंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीडियम के लिए। अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका? अलग अलग होगा। तो मीडियम क्या हो गया आपका? मैटर हो गया आपका। मान लो यहाँ पे एयर है तो एयर मीडियम है ना। वाटर है तो मीडियम आपका क्या हो गया? वाटर। ग्लास है तो आपका मीडियम क्या हो गया? वाटर, है ना, ग्लास हो गया। तो मीडियम मतलब आपका मैटर हो गया, है ना। तो आपका याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए डिफाइन है? मीडियम के लिए। मतलब एयर का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, है ना। तो ये सब आपका क्या हो गया? मीडियम हो गया। लिखेंगे ऑल्सो, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज refractive index of a medium is defined as refractive RI, है ना, RI। और इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे? RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। क्या चीज़ से डिनोट करेंगे इसको हम लोग? म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जो होता है, क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से हम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना, जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में लाइट की स्पीड जो होगी उससे क्या कर लेंगे हम लोग? डिवाइड कर लेंगे। समझ में आया बच्चा? तो म्यू बराबर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बराबर क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसके लिए हम लोग C से डिनोट करते हैं, और V आपका क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जहाँ पे आप जानते हो वेयर C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन, है ना, वैक्यूम। जहाँ पे C का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आया बच्चा? C का वैल्यू, C का क्या है? C क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, याद रखना है, एग्जाम्पल के तौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 1.5, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, ये तो आपका ग्लास हो गया, है ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का ये याद रख लेना है 4/3 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 1.34। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का याद रखना है कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
1 होता है, चूँकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर में जो है ना लाइट की वेलोसिटी होती है वो है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होता है, मतलब दोनों बराबर होता है ना। लाइट की स्पीड एयर में आपका वैक्यूम के स्पीड के बराबर होता है, 3 × 10⁻80 होता है, इसीलिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर कितना होता है, 1 होता है। तो इस बात को फटाफट लिख लेंगे। चलिए बच्चा फटाफट इसको लिखेंगे तो बच्चा पॉज करके। अब हम लोग जानते हैं कि लाइट आपका क्या है, वेव है ना। तो वेव है तो हम लोग देखते हैं कि वेव के लिए, इसके लिए वेव के लिए फॉर वेव के लिए आप लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा, है ना। बताए थे v बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना। ये क्या है, f क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे f क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, है ना। किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, है ना, ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। और लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ है, लेंथ, है ना। और याद रखना है बच्चा कि हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे, है ना। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, वेयर लिखेंगे, वेयर, है ना, एफ डिपेंड्स ऑन सोर्स, मतलब कि यदि आपका मान लो कि कोई सोर्स आपका क्या है, बल्ब है, सन है, या बल्ब से कोई लाइट आपका निकला, है ना, एयर में है तब भी फ्रीक्वेंसी इसका मान लो कि एफ है, तो वाटर में भी जाएगा तब भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका, एफ ही होगा, है ना। ग्लास में जाए तब भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ ही होगा। मतलब एक बार सोर्स से निकल गया जिस फ्रीक्वेंसी से, है ना, जिस फ्रीक्वेंसी से निकला, अब किसी भी मीडियम में जाए आपका क्या होगा बच्चा, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ डिपेंड्स ऑन सोर्स बट वेलोसिटी, मतलब स्पीड वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, या यहाँ पे वेव की स्पीड है ना। तो ये v जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है, जैसे कि आपका लाइट आपका वेव है, तो वेव का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है ना। तो v एंड लैम्डा वेवलेंथ, है ना, आर डिपेंड्स ऑन medium and also color of light depends on frequency, है ना। मान लो कि कोई एक लाइट है ना, आपका किसी सोर्स से निकला, मतलब रेड लाइट निकल रहा है ना। तो रेड लाइट आपका निकल रहा है तो एयर में जाएगा तो उसका है ना वेवलेंथ कुछ और होगा, वाटर में जाएगा तो आपका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, फिर ग्लास में जाएगा तो आपका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सब में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो रेड आपका रेड कलर का लाइट यदि आपका निकल रहा है तो एयर में रेड ही रहेगा, वाटर में भी रेड ही रहेगा और ग्लास में भी रेड ही रहेगा। मतलब रेड किस पे डिपेंड करता है, मतलब लाइट जो है कलर का किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। ऐसा नहीं कि मान लो कि आपका है ना एक बार कोई ग्रीन कलर का लाइट निकल रहा है या येलो कलर का लाइट निकल रहा है, एयर में गया तो वो है ना ग्रीन है, और वाटर में गया तो उसका है ना वेवलेंथ चेंज हो गया, तो बोलेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपका येलो लाइट निकल रहा है किसी सोर्स से तो मीडियम, किसी भी मीडियम में जाए उसका कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। समझ में आया, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखा C बराबर क्या होगा, म्यू बराबर क्या हो गया, C अपॉन V, और V बराबर होता क्या है बच्चा, है ना, म्यू बराबर C, V बराबर क्या होता है, F लैम्डा।
आप लोग जानते हो ये स्पीड ऑफ लाइट इन क्या है, वैक्यूम, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड किया, मीडियम पे। तो C तो कांस्टेंट है, C का वैल्यू क्या है 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम, है ना। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स पे, है ना। तो सोर्स पे F यदि आपका सोर्स से डिपेंड, है ना, सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एक बार लाइट निकल गया, अब अलग अलग मीडियम में जाएगा, है ना। तो ये तो दोनों यहाँ पे C एंड F क्या हो गया, C एंड F क्या हो गया, F आर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के, है ना। मतलब किसी म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है ना, वो किस पे, उस मीडियम में लाइट के वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बच्चा इसका फटाफट लिख लेंगे, है ना, कि वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है ना, आपका लेमडा का, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या है ना, ये लेमडा मतलब वेवलेंथ का। चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे, है ना। अब इस पे हम लोग कुछ एक क्वेश्चन छोटा सा बनाते हैं। आपको दे दिया फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे दिया आपको, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, है ना, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है ना। ग्लास का क्या होता है 1.5 यानी कि 3/2। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, आप जानते हो किसी मीडियम का ग्लास बराबर क्या हो जाएगा C/V, और ये आपका कितना दिया हुआ है 3/2। C का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, अपॉन क्या हो गया V। आप ये 3 से 3 को काट देंगे, यहाँ पे V बराबर कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट इन किस में हो गया, ग्लास, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन क्या चीज, ग्लास। समझ में आ रहा है बच्चा, हम लोग कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि आपको गिवन है तो आप लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में निकाल सकते हो, यदि उस मीडियम का आपका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। यदि आपका स्पीड पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, है ना। तो जल्दी फटाफट इसको, है ना, पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इनका किसमें, एयर में है ना। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन एयर, है ना। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसा लाइट, है ना, जो लाइट, है ना, ऐसा लाइट जो सिर्फ एक ही टाइप्स के फ्रीक्वेंसी से बना है ना। मतलब जैसे कि आप व्हाइट लाइट आ रहा है तो व्हाइट लाइट में आपका, है ना, 7 कलर ऑफ लाइट मिक्स होता है, तो आपका व्हाइट लाइट जो है आपका मोनोक्रोमेटिक नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। उसमें रेड कलर का लाइट है, येलो है ना, आपका क्या है ना ब्लू है, ऑरेंज है, वायलेट है, तो ये आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो गया। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे ऐसा लाइट जो एक ही टाइप्स के, है ना, फ्रीक्वेंसी से मिलके बना है। मतलब रेड लाइट, जब सिर्फ रेड लाइट आप दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, मोनोक्रोमेटिक। सिर्फ आपको येलो दे रहे हैं तो आपका क्या हो गया, मोनोक्रोमेटिक, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, मोनोक्रोमेटिक, है ना, को पकड़ेंगे, मोनोक्रोमेटिक, है ना। मोनोक्रोमेटिक, है ना, लाइट ऑफ वेवलेंथ, है ना, आप लैम्डा है किसमें, एयर में है, आपका दिया हुआ है, इंटर्स इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। आप याद रखेंगे कि एयर में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, एयर में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, वैक्यूम के बराबर। तो एयर और वैक्यूम दोनों एक ही समझना है, समझ में आया। तो जो वेवलेंथ आपका एयर में होगा वही आपका वैक्यूम में भी होगा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, C/V, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन किस में, वैक्यूम। ये म्यू का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है ना, म्यू का वैल्यू आपका
है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में क्या होता है ना, और जानते हैं आप कि स्पीड बराबर क्या होता है, वेव का स्पीड बराबर क्या होता है, एफ इंटू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी चाहे आप ये किस में है, वैक्यूम है ना, तो एफ इंटू लेमडा अपॉन ये क्या है, मीडियम में वेलोसिटी है ना, मीडियम में स्पीड। तो मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगा, एफ इंटू है ना वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एफ तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ये आपका किस में है, वैक्यूम में, और ये किस में है, मीडियम, है ना। तो आपका सी किसके लिए, सी का आपका क्या हो जाएगा बच्चा, एफ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो दोनों के लिए सेम, वैक्यूम में जो रहेगा वही मीडियम में रहेगा, एफ, और है ना लेमडा चेंज होता है। तो वैक्यूम में जो लेमडा होगा वही एयर में, जो एयर में होगा वही वैक्यूम में होगा, अपॉन मीडियम में। यहाँ पे आप जो करेंगे है ना, ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू लेमडा डैश, है ना। तो चलो ये एफ तो एफ कट गया, यहाँ पे लेमडा डैश बराबर क्या हो गया, लैम्डा अपॉन म्यू। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन है ना मीडियम ऑफ आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। समझ में आया बच्चा? तो फटाफट इसको है ना पॉज करके लिख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इससे पहले क्या था, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो हम लोग लिखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिलेटिव का मतलब होता है कि इसमें अब दो मीडियम आ जाएगा, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्ट में, है ना, दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या होगा आपका। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड इज डिफाइन एज। कैसे डिफाइन होगा बच्चा, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखेंगे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या नहीं तो ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखेंगे। और ये किसके बराबर होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो बोलेंगे μ1 अपॉन μ2। समझ में आया बच्चा, μ1 अपॉन μ2। μ1 को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ मीडियम फर्स्ट, और इसको क्या बोलेंगे μ2 को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। चलिए अगेन कभी ऐसा दे दिया μ21, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या नहीं तो ऐसे इसी को लिखे और μ21, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। इसको क्या बोल, ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे μ2 अपॉन μ1। आप क्या देख रहे हो, इसी का जस्ट रिवर्स है ना, तो उल्टा है। तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 के इनवर्स के बराबर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, तो कुछ नहीं करना है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, है ना, तो हमारा आराम से निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको, है ना, पॉज करके लिख लेंगे। आगे हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, है ना।
तो लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, and a refractive index of glass with respect to, find लिख देंगे, find RI refractive index of glass with respect to water, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर। तो देखेंगे ग्लास का क्या बताए थे 3/2 होता है, वाटर का क्या बताए थे 4/3 होता है। तो 3 ऊपर में चला गया, कितना हो गया 9/8। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपका कितना हो गया 9/8। ये डिवाइड करेंगे तो चलो ठीक है 1.125 के आसपास आएगा, है ना। तो जल्दी फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 780 मिलीमीटर, किसमें, एयर में। कोई लाइट है जिसका वेवलेंथ एयर में दिया हुआ है 780 मिलीमीटर, ठीक है, mm। इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.55, मतलब स्पीड ऑफ लाइट आपका ऐसे मीडियम में निकालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। और हमको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा, चूंकि एयर में आपका वेवलेंथ दिया हुआ है ना। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से म्यू का वैल्यू बराबर क्या होता है ना, म्यू बराबर क्या होता है बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट इन, है ना। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि v, है ना। तो चलिए ठीक है, तो ये आपका म्यू हो गया, है ना। और c को आप क्या लिखेंगे बच्चा, बता चुके हैं, c को क्या लिखना है, f इंटू लेमडा, है ना। c आपका एयर वाला, है ना, एयर वाला और वैक्यूम दोनों एक ही जैसा है। तो फ्रीक्वेंसी इंटू एयर, एयर का स्पीड है तो एयर का वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू, है ना, मीडियम में वेवलेंथ, ठीक है बच्चा। चलिए तो चलिए इसको आप क्या कर सकते हैं, काट देंगे, है ना। काट दिया इसको हमने, तो आपको क्या निकल गया बच्चा, म्यू बराबर लैम्डा इंटू अपॉन लैम्डा डैश। तो यहाँ पे लैम्डा डैश बराबर क्या हो गया, म्यू अपॉन कितना हो गया, लैम्डा, है ना, सॉरी, लैम्डा अपॉन म्यू हो गया ना, लैम्डा अपॉन म्यू। तो लैम्डा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 780 मिलीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.55। इसका यदि वैल्यू आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 503 मिलीमीटर, है ना। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर आपका वेवलेंथ इन दैट मीडियम क्या हो गया 503 मिलीमीटर आपका हो गया है। आधा तो बन गया, चलो ये वाला बन गया। ऊपर वाला क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में स्पीड निकालना है। तो चलिए इसी फार्मूला से हम लोग अगेन v बराबर क्या, ये आपका म्यू बराबर क्या होता है c/v, आपको निकालना है v, तो क्या हो जाएगा c अपॉन, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.55। तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा बच्चा, यदि इसको डिवाइड करते हैं तो 1.94 इंटू 10 टू द पावर, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा, फटाफट लिख लेंगे। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी,
है ना। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या जाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए डिफाइन होता है, मीडियम के लिए। और दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो एब्सोल्यूट है ना, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालते हैं दूसरे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। समझ में आया बच्चा, है ना। तो ये कहानी हो गया। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है ये, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो मान लेते हैं कोई है ना सरफेस है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं कैसा भी सरफेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीडियम फर्स्ट है, है ना, और ये आपका दूसरा मीडियम है, मीडियम सेकेंड। मान लेते हैं लाइट आपका इससे इंसिडेंट हुआ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो मीडियम है, एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम ये हो गया, दो मीडियम है। कैसा भी सरफेस हो, चाहे प्लेन हो या आपका कर्व हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सबके लिए एक ही जैसा है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या खींच लेंगे बच्चा, अब इस पर हम लोग नॉर्मल खींचेंगे। तो हमने यहाँ पे खींचा क्या चीज़, नॉर्मल खींचा, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल है ना। रे ऐसे आया, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। मान लेते हैं कि मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड। एक्चुअली होता क्या है कि यदि लाइट आपका मान लो इसे चला गया, दूसरे मीडियम में आपका चला गया, है ना। चलिए इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा सा क्या कर गया, बेंड कर गया, है ना। थोड़ा सा आपका क्या हो गया, यहाँ पे बेंड कर गया। इसको हम लोग बोलेंगे आई, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर। आई क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है, पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ2 है, दो मीडियम है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री वॉट टू मीडियम। दो मीडियम का ही क्या है बच्चा, बाउंड्री है ना। ये आपका दो मीडियम का बाउंड्री है, कैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन भी हो सकता है ना, प्लेन सरफेस भी हो सकता है। ये आपका कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ तो दोनों का सेम ही है, लिखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये जो आपका रे देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट कहाँ हो गया है, किस पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट पे, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट पे खींचा गया, ये है ना, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम के सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल का मतलब इस सरफेस पे क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, है ना। सरफेस पे यदि आपका सरफेस यह कर्व हो गया, जैसे यहाँ पे नॉर्मल खींचना है तो यहाँ पे आप टेंजेंट खींच लोगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल आपका ये हो गया, है ना। पहले टेंजेंट खींच लेंगे और फिर इस पर हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, ठीक है बच्चों। तो कहाँ का नॉर्मल, ढेर सारा, किसी भी सरफेस पे ढेर सारा नॉर्मल हो सकता है। जैसे यही है आपका बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, यहाँ अलग नॉर्मल हो सकता है, यहाँ अलग नॉर्मल हो सकता है, यहाँ अलग नॉर्मल हो सकता है ना। तो कहाँ पे नॉर्मल लेना है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना, जहाँ पे इंसिडेंट
है ना, इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ है ना, वहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, लाइज ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ऑल जो है आपका क्या इसमें लाई करेगा, सेम प्लेन में आपका लाई करेगा, रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा, मतलब तीनों एक ही प्लेन, तीनों को मिला करके, है ना, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं कि ये अलग प्लेन में है और नॉर्मल किसी और प्लेन में हो गया, है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल मान लो इस प्लेन में है, रिफ्रैक्टेड रे दूसरे प्लेन में चला गया, ऐसा नहीं, तीनों एक ही प्लेन में रहेगा। ठीक है। दूसरा आपका है स्नेल्स लॉ। क्या है आपका? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन किसके बराबर होगा? दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू दूसरे मीडियम के, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन के बराबर, है ना, यानी कि μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। यही है आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है। तो ये आपका दो एक हो गया कि, है ना, पहला तो दोनों के लिए कॉमन है, रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन में भी यही था लॉ, है ना, बस क्या करना था, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के जगह पे रिफ्लेक्टेड रे कर देना था, है ना। बाकी पहला लॉ तो दोनों के लिए सेम है ना, बस इसमें स्नेल्स लॉ आ गया, है ना। उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर था, लेकिन इसमें स्नेल्स लॉ लगता है ना, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, है ना। तो इसको याद रखेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए फटाफट लिख लेंगे। आपका कैसे भी हो सकता है रिफ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे हमने कर्व सरफेस ले लिया है ना, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, प्लेन सरफेस, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है, ये दो मीडियम है, मान लो ये इसमें एयर है, इसमें वाटर है ना। तो एक रे से आपका इंसिडेंट हुआ, तो जहाँ इंसिडेंट हुआ यहाँ पे हम लोग क्या खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे, है ना। और दूसरे मीडियम में यदि चला गया, है ना, मान लो ये क्या है आपका एयर है और ये आपका वाटर है, तो याद रखना रेयर से जब डेंसर में आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। किसके तरफ बेंड कर जाता है, नॉर्मल की तरफ। इसको एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इधर बेंड कर गया, है ना। तो इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। कोई दिक्कत है ना। चलिए तो फटाफट इसको लिख लीजिए, फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा। चलिए लिखें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं और उसको याद रखना है ना, उसको हम लोग याद रखना है। तो पहला लिखेंगे, इफ देयर इज नो एनी चेंज इन मीडियम, if there is no change in medium, then ray passes undeviated। मतलब कि यदि मीडियम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मान लो जो मीडियम ये है वही मीडियम ये है, तो रे आपका अनडेविएटेड पास कर जाएगा, मतलब कुछ भी डेविएशन नहीं होगा, है ना। जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से निकल जाएगा, मतलब उसी पाथ से आपका निकल जाएगा, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा, है ना। यदि आपका मीडियम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो आपका कोई डेविएशन आपका नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे इफ लाइट रे इंसिडेंट है ना,
एक मिनट रुक जाएंगे। चलिए बच्चा, इफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली देन transmitted ray, then transmitted ray is also नॉर्मल। ठीक है, इस बात को समझेंगे। यदि मान लेते हैं ये आपका एक मीडियम है μ1, ये दूसरा मीडियम है ना, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, तो लाइट रे आपका नॉर्मली आपका इंसिडेंट हो रहा है ना। तो इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो दूसरे मीडियम में भी ट्रांसमिट हो जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यहाँ इंसिडेंट हुआ, ये ट्रांसमिट हुआ, है ना। तो इससे जब निकलेगा तो नॉर्मली यदि इंसिडेंट हुआ है तो नॉर्मली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, और ये मीडियम सेकेंड। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये है ना, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, इफ लाइट रे है ना passes from rarer to denser medium, then it bends है ना, bends towards नॉर्मल, है ना। मतलब यदि लाइट रे आपका रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम है ना, तो एक बात यहाँ पे देखेंगे, रेरर और डेंसर किसको बोलेंगे, जिसमें मान लेते हैं दो मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम क्या है, मीडियम सेकेंड, है ना। मान लेते हैं ये रेरर मीडियम है, रेरर है और ये डेंसर। ऑप्टिकली रेरर, ऑप्टिकली डेंसर का मतलब, ऑप्टिकली रेरर का मतलब होता है इसमें लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा हो, इसमें लाइट की वेलोसिटी कम। जिसमें लाइट की वेलोसिटी या लाइट की स्पीड आपका कम होगा वो डेंसर मीडियम हो गया, जिसमें ज़्यादा होगा वो रेरर मीडियम होगा। तो मान लेते हैं कि लाइट आपका इससे आपका क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। तो जब एक है ना रेरर से डेंसर में जाएगा तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये किसके तरफ बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ। किसके तरफ बेंड कर गया, देखो किसके तरफ बेंड कर गया, नॉर्मल की तरफ। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो याद रखना जब रेरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखते हैं, if light ray passes from denser to rarer medium, then it bends away from normal, away from नॉर्मल से आपका दूर भाग जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका मीडियम है, ये मीडियम है, मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम। ठीक है, अब आपका लाइट रे इंसिडेंस हुआ, तो ये डेंसर है और ये रेरर है। तो डेंसर से जब रेरर में जाएगा तो इसको ऐसे जाना चाहिए था,
लेकिन ये इससे दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। ये आई और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आर। ठीक है, नॉर्मल से क्या भागा, दूर भागा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, आई बड़ा होगा आर छोटा होगा, इसमें क्या होगा, आई छोटा होगा और आर बड़ा होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब आपका लाइट रे, है ना, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। किसके तरफ बेंड किया है, नॉर्मल की तरफ। और यहाँ पे आपका डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से आपका दूर भागेगा। तो चलिए फटाफट इतना पॉइंट है ना, इसको लिख लेंगे पॉज करके जल्दी बच्चा। चलिए एक चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं कि आपका ढेर सारा मीडियम है, ये आप इधर है मीडियम फर्स्ट है ना, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मान लो एयर है, फिर ये मान लो कि दूसरा मीडियम है, ये ग्लास आ गया, ये तीसरा मीडियम है, ये मान लो ग्लिसरीन आ गया, ये आपका चौथा मीडियम है ना। इस तरह से मान के चलिए ढेर सारा मीडियम, कितना भी मीडियम रहे, है ना, इसका हम लोग मान लेते हैं μ4। रे आपका मान लो ऐसे आया, रे आपका ऐसे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद आपका थोड़ा ऐसा चला गया, है ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसे आया, फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे, ये आपका ऐसे चला गया, फिर आपका मानते हैं कि ये ऐसे चला गया। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मान लीजिए θ1 है ना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन अलग एंगल होगा, ये क्या हो जाएगा θ2। तो याद रखेंगे ये θ2 है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा θ2। ये मान लेते हैं एंगल θ3 हो गया, ये वाला भी क्या है θ3 है, ये θ आपका 4 है, ये आपका क्या है θ5 है, सॉरी ये भी, इसको हम लोग θ4 ही मानेंगे क्योंकि ये और ये दोनों नॉर्मल है, सरफेस पे पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये आपका θ5 है ना। तो एकदम स्नेल्स लॉ हम लोग कैसे लगाएंगे, देखेंगे स्नेल्स लॉ कैसे लगता है। लिखेंगे कि μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2। ठीक है, तो पहुंच गए यहाँ तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, μ3 sin θ3, यहाँ से μ3 sin θ3, है ना। यहाँ पे चूँकि ये इसके बराबर, यहाँ वाला इसके बराबर, यहाँ वाला इसके बराबर, यहाँ वाला इसके बराबर, यहाँ वाला इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखेंगे, μ3 sin θ3 और ये किसके बराबर, μ4 sin θ4, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, μ5 sin θ5। मान लो हमको इन्फॉर्मेशन है यहाँ का और यहाँ का लास्ट का, है ना, ये आपका मान लेते हैं यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ5। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, μ1 θ1 बराबर μ5 θ5, आराम से आप लगा सकते हैं। ये आपका सारा क्या है लगा हुआ, स्नेल्स लॉ। कैसे लगा, एक बार आपने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया तो μ1 sin θ1 बराबर म्यू, है ना, क्या हो जाएगा μ2 sin θ2। फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, μ2 sin θ2 बराबर μ3, है ना, μ3 sin θ3। फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे जितना जगह रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, सब जगह लगाएंगे आप स्नेल्स लॉ, तो सब क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर। तो कुछ नहीं करना है ना, क्या हो जाएगा, μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 बराबर μ3 sin θ3 बराबर μ4 sin θ4 बराबर μ5 sin θ5। तो कुछ नहीं है ना, वो मीडियम और उसका एंगल, है ना, μ1 sin θ1 ये मीडियम है, μ2 इसका एंगल, है ना, sin θ2 है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 इंटू sin θ3, μ4 sin θ4, μ5 sin θ5, बस और कुछ नहीं करना है बच्चा। तो फटाफट है ना इसको लिख लेंगे बच्चा पॉज करके।
चलिए छठा नंबर पॉइंट लिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में यूज कर दिया जाता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस है ना। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली 90 डिग्री, है ना। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब, ग्रेजिंग का मतलब होता है छू के निकल जाना, छू के निकल जाना। क्या मतलब होता है ना, छूते हुए निकल जाना, है ना। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस है ना, या एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस इज नियरली 90 डिग्री। जैसे कि आपका 90 डिग्री कैसे होगा, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब हो गया ये आपका मान के चलिए नॉर्मल है, तो ऐसा इंसिडेंस जो जस्ट बाउंड्री ऑफ 2 मीडियम को छूते हुए जाए, ऐसे आए, ऐसे आए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको छूते हुए जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस, है ना। क्या बोलेंगे, कभी कभी यूज होगा ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली 90 डिग्री। और यदि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी लगभग नियरली 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका नियरली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो चलिए फटाफट इसको, है ना, लिख लेंगे और आज हम लोग यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। फिर, है ना, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन विथ, है ना, प्लेन सरफेस। ये तो आपका रिफ्रैक्शन की कहानी थी, अब हम लोग रिफ्रैक्शन विथ प्लेन सरफेस हम लोग देखेंगे कि प्लेन सरफेस से हम लोग रिफ्रैक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।